फिर हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं लास्ट में जो है ना वो आपसे सुनती हूँ। सबसे पहले हमने जो छोड़ी थी चीजें, फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी तक कल हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके आगे हमने आज पढ़ना है केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी हमारे पास किस तरह की इंजरी की टाइप है, जो कि हमारे पास क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं सेल इंजरी को, ठीक है। कुछ केमिकल्स डायरेक्टली सेल इंजरी करते हैं और कुछ केमिकल्स इनडायरेक्टली जो है वो सेल इंजरी कॉज करते हैं। सम केमिकल्स एक्ट डायरेक्टली बाय कंबाइनिंग विद द क्रिटिकल मॉलिक्यूलर कंपोनेंट और सेलुलर ऑर्गेनेली। कुछ केमिकल्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली कंबाइन करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ और सेल इंजरी कॉज करते हैं, और कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ एड करते हैं, यानी सिर्फ हेल्प करते हैं फ्री रेडिकल्स की कि वो जो है वो सेल इंजरी कॉज करें, ठीक है। तो केमिकल इंजरी हमारे पास दो तरह से हो सकती है, केमिकल्स के थ्रू होती है लेकिन डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट वाली कंडीशन आ जाती है। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट क्या होता है कि हमारे पास जो सेल इंजरी के फोर मैकेनिज्म्स हम पढ़ रहे थे कि उसी की बेसिकली कंटिन्यूशन है ना, तो हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि कुछ एक्सोजीनियस टॉक्सिक एजेंट ये जानकारी है। या जो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, आपने उसकी वजह से जो है हमारे, अभी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही कि लिस्ट दी है यहाँ पे कि एक्सोजीनियस टॉक्सिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं और एंडोजीनियस सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक्सोजीनियस टॉक्सिक एजेंट्स के अंदर देखिए हमारे पास कुछ एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी बाहर से हम देंगे, जैसे अल्कोहल बाहर से आप पीते हैं, ठीक है, ड्रग्स बाहर से लेंगे, हैवी मेटल्स बाहर से लेंगे, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बाहर से लेंगे, ठीक है। ये सारी बाहर की जितनी भी चीजें होती हैं ना एक्सोजीनियस टॉक्सिक एजेंट्स, ये बाहर से आप लोग ले रहे होते हो और वो क्या कॉज करते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस टॉक्सिक एजेंट्स। कुछ एंडोजीनियस टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं। एंडोजीनियस में क्या आता है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके सेल के अंदर अकोमोलेट कर जाती हैं, और जब इनकी अकोमोलेशन होती है तो उसकी वजह से सेल इंजरी होती है, ठीक है। यानी इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा अकोमोलेशन हो जाती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या लिपिड की, ठीक है। उसकी अकोमोलेशन की वजह से वो कहते हैं क्या चीज होती है, अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है, लैक ऑफ एंजाइम। इन दोनों वजह से जो है ना वो हमारे पास हमारे सेल के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो आपने ये पढ़ी है ना टाइप, कि हमारे पास एंडोजीनियस सब्सटेंसेस जो है वो अकोमुलेट होते हैं। तो बेसिकली रीजन क्या होती है कि एंडोजीनियस सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स क्यों ज्यादा अकोमुलेट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्यों ज्यादा अकोमुलेट हो रही है, या प्रोटीन ज्यादा क्यों अकोमुलेट हो रही है, तो उसकी रीजन ये दो हो सकती हैं। या तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया हुआ है, ठीक है। इन दिस कंडीशन अ नॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एट अ नॉर्मल और इंक्रीज्ड रेट, बट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इनएडिक्वेट, ठीक है। मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर जैसे ग्लूकोज है वो तो ठीक पैदा हो रही है, ठीक है, प्रोड्यूस ठीक हो रही है, लेकिन ये है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा। यानी जो अब हमने ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक डाउन करनी है, तो हमारे पास ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कोई मैकेनिज्म जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं हो रही और वो अकोमुलेट हुई जा रही है, ठीक है। अब देखिए जैसे फैटी चेंजेस इन द लीवर है, लीवर के अंदर अगर फैटी लीवर हो जाता है ना तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, ठीक है, लैक ऑफ एंजाइम। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमारे पास अब नॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंस अकोमुलेट बिकॉज इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, कि हमारे पास अगर एक चीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली अकोमुलेट हो रही है तो उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि उसको जो डीजनरेट करने वाला एंजाइम है वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लाइकोजिनेज एंजाइम जो होता है वो मिस होता है, ठीक है, जिसने ग्लाइकोजन को तोड़ना होता है, ठीक है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे पास अगर एंजाइम नहीं होता तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे पास अकोमुलेशन हो जाती है। या तो अभी हमने क्या पढ़ा, मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट का पढ़ा। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एंडोजीनियस सब्सटेंसेस या एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। एंडोजीनियस सब्सटेंसेस, एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा अल्कोहल हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। और एंडोजीनियस सब्सटेंसेस में हमने क्या पढ़ा कि हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो हैं वो ज्यादा अंदर अकोमुलेट हो सकते हैं। और वो क्यों होते हैं, हमने इसकी भी दो रीजंस पढ़ी, अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से या एंजाइम जिसने उसकी डाइजेशन करनी होती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या लिपिड की, वो एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ना कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं कि अगर ये इकट्ठे होते हैं तो उनका इफेक्ट क्या आता है। जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से एडीमा हो जाता है,
ट्राइग्लिसराइड ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो फैटी चेंजेस आती हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इकट्ठा होता है तो थेरोसक्लेरोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है, जॉइंट्स होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन आपके पास जो है वो ज्यादा इकट्ठी होती है तो अमाइलोइडोसिस हो जाती है, ठीक है। आपकी जो क्या लोग टर्म्स आती है ना डिफरेंट तरह की, जैसे थेरोसक्लेरोसिस हमारे पास, ये अमाइलोइडोसिस है, इसको हम मतलब लैदा से भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप इसके है ना नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे देखिए अमाइलोइडोसिस हमारे पास एक इस तरह की डिजीज होती है जिसमें अमाइलॉइड जो है ना वो डेपोजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अमाइलॉइड के डेपोजिट्स हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, कहाँ पे, किडनी के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्प्लीन के अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। तो एमाइलोइडोसिस हमारे पास ये भी कहा जाता है कि एमाइलोइडोसिस एक बोन मैरो डिसऑर्डर होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो मोस्टली अकोमुलेट होती है बॉडी के टिश्यूज के अंदर, नर्व्स के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वो डैमेज कॉज करती है और उसके फंक्शन को खराब कर देती है। इसके सिम्टम्स में आपके पास मोस्टली प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोटीन आती है, हार्ट जो होता है वो आपको स्टिफ हो जाता है, पेन होती है आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास एमोलाइडोसिस होती है। याद रखना, बोन मैरो की डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन जो होती है वो आपकी बॉडी टिश्यू के अंदर अकोमुलेट हो जाती है, ठीक है। एमोलाइड हमारी कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो के अंदर, किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के अंदर जो है वो डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, एमोलाइडोसिस की। एमोलाइडोसिस के बाद देखिए प्रोटीन की अकोमुलेशन होगी, एमोलाइडोसिस होती है। ग्लाइकोजन जब ज्यादा स्टोर होते हैं तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आ जाती है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की वजह से म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस हो सकता है, आयरन की वजह से हीमोक्रोमाटोसिस हो सकता है, कैल्शियम कैल्सिफिकेशन कॉज करता है, कॉपर अगर ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से विल्सन डिजीज होती है, ठीक है। कॉपर कॉपर की अमाउंट जो है वो अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होती है तो हमारे पास क्या होती है, विल्सन डिजीज। अगर हम विल्सन डिजीज को थोड़ा सा देखें, विल्सन डिसीज हमारे पास क्या होती है, विल्सन डिसीज बेसिकली हम इसे कहते हैं हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन, ठीक है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, जो किस वजह से हो सकती है, नॉर्मल कॉपर की अकोमुलेशन की वजह से, ठीक है। कॉपर अकोमुलेट हो जाता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, लीवर के अंदर या कॉर्निया के अंदर। तो जब हमारे पास कॉपर जो है वो मोस्टली अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास विल्सन डिजीज हो जाती है। ये पेरेंट्स जिनके अंदर वन एबनॉर्मल जीन होती है ना उसके अंदर मोस्टली ये कैरियर बनते हैं, ठीक है, और ये सिम्टम्स वगैरह जो है वो शो करते हैं। ये जो ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, या आप कह लो कि इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती हैं, क्लमसी वॉकिंग है, ठीक है, ये स्पीकिंग में मसला आता है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास विल्सन डिजीज के अंदर अपीयर होती हैं, ठीक है। तो ये कॉपर के कॉम्बिनेशन की वजह से विल्सन डिजीज होती है। बिलीरुबिन अगर इकट्ठा हो जाए तो उसे फेनिक टेरस कहते हैं। यूरिक एसिड अगर ज्यादा अकोमुलेट हो जाए तो गाउट की कंडीशन होती है, ठीक है। ये आपने सब्सटेंस जो जो अकोमुलेट हो उनकी वजह से जो जो कंडीशन हो सकती है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद देखिए आपके पास फैटी चेंजेस आ जाते हैं जिसे आप स्टेटोसिस कहते हैं। फैटी चेंजेस में कौन कौन सी चीजें हैं, फैटी चेंज रेफर्स टू एनी abnormal accumulation ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। फैटी एसिड्स में हमारे पास क्या आती है, कोई भी abnormal accumulation है ट्राइग्लिसराइड्स की जो कहाँ पे हो रही है, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से लिपिड्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो रही है, इसे कहते हैं फैटी चेंजेस या स्टेटोसिस। इसमें एग्जांपल्स में देखिए उन्होंने कहा है accumulation ऑफ एंडोजीनियस सब्सटेंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, जैसे कि उन्होंने कहा लीवर के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन होता है लीवर। ये एमसीक्यू में भी आता है कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है जो कि फैटी चेंजेस से जो है वो इफेक्ट होता है, तो आपने बताना लीवर सबसे ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन है। मोस्ट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो आपके पास लीवर होता है, ठीक है, और मेजर ऑर्गन है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, लीवर के बाद आपके पास कॉमन साइट्स कौन सी हैं, हार्ट है, स्केलेटल मसल है, किडनी है, कोई और ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है जी। लिवर फैटी लिवर की कॉजेज कौन कौन से हो सकती हैं, आप अल्कोहल अब्यूज, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी सबसे ज्यादा मेन कॉज फैटी लिवर की ओबेसिटी, प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन है, हेपेटोटॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, या प्रेगनेंसी भी हो सकती है फैटी लिवर की कॉज, ठीक है। अब फैटी लिवर का ही टॉपिक अगर शुरू किया हुआ तो उसका मैकेनिज्म उन्होंने कहा कि हम आपको बता दें कि अगर ट्राइग्लिसराइड जो है वो लिवर सेल्स के अंदर अकोमुलेट होता है तो वो क्यों होता है। एक तो बात ये कि जो एडिपोज टिश्यू है उनकी मोबिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी जो एडिपोज टिश्यू के अंदर सारे टिश्यू इकट्ठे हुए होते हैं सेल्स, वो क्या करते हैं, मोबिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो हरकत में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि लिवर सेल्स के अंदर फैटी एसिड आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फैटी एसिड सारा एंटर होना शुरू हो जाता है लिवर सेल्स के अंदर। जैसे कि कह लें स्टारवेशन में, जब आप मतलब स्टारवेशन कॉन्टिन्यूसली करते हैं ना, भूखे रहते हैं, या डायबिटीज में इस तरह होता है कि एडिपोज टिश्यू, यानी जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो सारे मोबिलाइज हो जाते हैं, सारे जाना शुरू हो जाते हैं, फैटी एसिड डालना
शुरू हो जाते हैं लिवर सेल्स के अंदर। तो जब सारा फैटी एसिड लिवर सेल्स के अंदर चला जाता है तो फिर वो लिवर भी फैटी लिवर बन जाता है। एक रीजन उसकी ये होती है। दूसरी ये होती है कि अगर फैटी एसिड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द लिवर सेल, इज इंक्रीज ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ इन्वॉल्व एंजाइम। यानी जब आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो अल्कोहल में कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, फैटी एसिड को कन्वर्ट करवाते हैं ट्राइग्लिसराइड में। और लिवर सेल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा हो जाता है। जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा होता है तो फैटी लिवर की कंडीशन अपीयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू ट्राइग्लिसराइड ये भी इफेक्ट करता है, हमारे पास फैटी लीवर का कॉज बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड जो है वो किसी तरीके से ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा, टूट फूट का शिकार ही नहीं हो रहा, ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन नहीं हो रही उसकी। तो जब ब्रेक डाउन नहीं होगी ट्राइग्लिसराइड की तो बेसिकली वो क्या करेगा, लिवर सेल्स के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि एनीमिया में होता है, हाइपोक्सिया में होता है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास फैटी लीवर की कंडीशन अपीयर होती है। और चौथी हमारे पास जो टाइप आती है या कॉज मैकेनिज्म है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन। जो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन है, जिस तरह हमारे पास एक प्रोटीन एपोप्रोटीन है, वो उसका कह लो कि उसकी सिंथेसिस कम हो गई है क्योंकि वो लिपिड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। जब लिपिड को एक्सेप्ट नहीं करती तो सारा लिपिड फिर लिवर के अंदर जाके एक्युमुलेट हो जाता है और लिवर जो है वो हमारा फैटी लिवर बन जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी इस तरह से होता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन जब कम होगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली फैटी लिवर की कंडीशन जो है वो अपीयर होती है। तो हमने अभी मैकेनिज्म ऑफ फैटी लिवर में चार चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं। ठीक है, अब आप मुझे इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि फैटी लिवर की मैकेनिज्म में चार चीजें कौन कौन सी थी। फैटी लिवर का ही टॉपिक है इसमें। मॉर्फोलॉजी ऑफ फैटी लिवर किस चीज का नाम है, कि मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है, स्ट्रक्चर। अगर फैटी लिवर को आप ओवरऑल देखें तो वो किस तरह का आपको नजर आता है। अगर आप उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल आप बाहर से देखते हैं, तो लिवर जो होता है वो लार्ज होता है, येलो होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रीजी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ओवरऑल नजर आएंगी। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो रख के देखते हो लिवर का कोई पीस, तो आपको क्या चीजें नजर आती हैं, फैटी चेंजेस इज सीन एज स्मॉल फैट वैक्यूल्स। ठीक है, आपको ना छोटे छोटे फैट के वैक्यूल्स नजर आएंगे। वैक्यूल हमने पढ़ा था ना, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है जिसके अंदर प्लांट सेल क्या करते हैं, अपना वाटर स्टोरेज करते हैं। ठीक है, उस तरह से वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे फैट के बने होते हैं। वो हमारे पास जो लिवर के न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में आपको ना छोटे छोटे फैट के वैक्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो। एज द प्रोसेस प्रोग्रेस द वैक्यूल फ्यूज टू फॉर्म लार्जर ग्लोब्यूल्स। फिर ऐसा ऐसा क्या होता है, जब फैटी लिवर की कंडीशन ज्यादा होती जाती है तो वो जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो मिलके एक बड़ा ग्लोब्यूल बना देते हैं। ठीक है, और वो जो बड़ा ग्लोब्यूल बनता है वो सेल के मिड में न्यूक्लियस होता है, उसको फिर डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस वैसे तो मिड में होता है लेकिन जब ग्लोब्यूल बन जाता है बहुत बड़ा तो उसकी वजह से क्या होता है, वो न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। ठीक है, और जो ग्लोब्यूल होता है वो मिड में आ जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस जब साइड पे होता है तो आपको पता है न्यूक्लियस जिस तरह मिड में रह के अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस तरह से वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फैटी चेंजेस क्या है जी, माइल्ड। अगर आपके पास माइल्ड फैटी चेंजेस है, नो इफेक्ट ऑन सेलुलर फंक्शन। मतलब अगर आपका माइल्ड फैटी लीवर हुआ है तो उसकी वजह से ज्यादातर चेंजेस नहीं आती फंक्शन के ऊपर। अगर मॉडरेट जो है फैटी लीवर है तो फिर थोड़ी सी फंक्शनल सेलुलर फंक्शन जो है वो खराब हो सकते हैं, और अगर सिवियर हो गया तो फिर सेलुलर डैमेज भी हो सकता है, यानी सेल कंप्लीटली डैमेज भी हो सकता है। तो ये हमारे पास फैटी लिवर का टॉपिक था। फैटी लिवर में हमने क्या पढ़ा, फैटी चेंजेस के अंदर हमने पहले पढ़ा फैटी चेंजेस होती क्या है। ठीक है, कॉमन साइट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे ये हो सकती हैं, फैटी लिवर की कॉजेज कौन कौन सी हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, और हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है। ठीक है, तो ये फैटी लिवर का हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा सा टॉपिक आता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास पिगमेंटेशन का टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपस में इतने इंटरलिंक्ड नहीं करते, लेकिन चूंकि ये सारे सेल इंजरी से रिलेटेड है इस वजह से हमने इसको इस चैप्टर में जो है वो रीड आउट करना है। पिगमेंटेशन में देखें हमने क्या कहा है, पिगमेंटेशन होती क्या है, पहले आपके पास डेफिनेशन है। डेपोजिशन ऑफ कलरिंग मटेरियल, कोई भी कलरिंग सब्सटेंस, कोई भी कलरिंग मटेरियल अगर आपकी किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ये हमारे पास डेपोजिशन हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई है। पिगमेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो कलरफुल होता है। ठीक है, मतलब उसका कोई कलर होता है, चाहे व्हाइट ही क्यों ना हो लेकिन उसका कोई कलर है। ठीक है, तो डेपोजिशन हो गया कलरिंग मटेरियल की, इसे हम कहते हैं पिगमेंटेशन। अब एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन भी हो सकती है, एंडोजीनियस यानी अंदर भी हो सकती है, आपके बाहर भी हो सकती है। एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन में क्या आता है, इनहेलेशन, इंजेक्शन और इंजेक्शन के थ्रू, यानी पिगमेंट बन सकते हैं अगर आप इनहेल करते हो, जैसे आप कार्बन
कॉन्टिन्यूसली इनहेल करते हो, सिलिका इनहेल करते हो, ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली इनहेल करने की वजह से बॉडी के अंदर अगर पिगमेंट कोई नजर आती है उसे हम कहते हैं एक्सोजीनियस पिगमेंट। इंजेक्शन जैसे बीटा कैरोटीन है, सिल्वर है, लेड है, ठीक है, इसकी वजह से भी अगर आपको जो है वो कोई पिगमेंटेशन अपीयर हो रही है बॉडी के बाहर तो उसे हम कहते हैं एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए बीटा कैरोटीन पे थोड़ा सा पढ़ें तो ये पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन उनको कलर देता है, प्लांट्स का जो कलर होता है ना वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। बीटा कैरोटीन एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन नेम कैरेट जो है ना वहां से डिराइव किया गया है। ये येलो और ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है ना वो कलर देता है, ठीक है। येलो और ऑरेंज कलर जो होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। और और क्या हम कह सकते हैं कि ये लेटिन वर्ड कैरेट से जो है ना वो डिराइव किया गया है, ठीक है जी। इसको हम बीटा कैरोटीन जो है वो कहते हैं। ये प्रो विटामिन ए भी होता है, ये मोस्टली बॉडी के अंदर ना विटामिन ए भी बनाता है, ठीक है। प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड होता है जो कि विटामिन ए में बाद में कन्वर्ट होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो आपने बेसिकली याद रखना है कि कैरोटीन बीटा कैरोटीन क्या है, एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और जो उनको एक इनका कलर देता है, ठीक है जी। ये हमारे पास बीटा कैरोटीन आ गया। उसको अगर आप कॉन्टिन्यूसली इनहेल करते हो, कॉन्टिन्यूसली इंजेस्ट करते हो, फ्रूट्स खाते हो इस तरह के जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो नेचुरली अपीयर होना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन को कह लो कि रेड कलर जो है रेड अपीयरेंस देता है, ठीक है, पिंकिश कलर देता है। तो ये सारा कुछ बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। उसके बाद है आपके पास सिल्वर लेड। इंजेक्शन में आता है टैटूइंग। टैटूइंग मतलब जब आप टैटूज वगैरह बनवाते हो तो वो भी बेसिकली एक पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। जो कि बेसिकली आप करवा किस तरह से रहे होते हो, इंजेक्शन के थ्रू करवा रहे होते हो, उसे हम कहते हैं टैटूइंग। और वो एक्सोजीनियस पिगमेंट्स में आता है। उसके बाद आपके पास एंडोजीनियस पिगमेंट आता है। एंडोजीनियस पिगमेंट में सबसे पहले आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन हमारे पास क्या होता है, मेलानिन एक सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में हेयर, आईज और स्किन की पिगमेंटेशन से प्रोड्यूस होता है। जितना ज्यादा मेलानिन आपकी बॉडी के अंदर होता है उतनी ही ज्यादा आपकी आईज का, आपकी हेयर का, आपके स्किन का कलर होता है, ठीक है। ज्यादा जितना ज्यादा मेलानिन होता है उतनी ही ज्यादा डार्क जो है वो स्किन होती है, ठीक है। तो मेलानिन हमारे पास एक पिगमेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस होता है। और मेलानिन जितना ज्यादा होगा उतना मेलानोसाइट्स से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और मेलानोसाइट्स में से पिगमेंट रिलीज होता है जैसे हम मेलानिन कहते हैं। और जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी का कलर ब्लैक, ठीक है, या बालों का कलर ब्लैक होगा। तो एंडोजीनियस पिगमेंट में हमारे पास मेलानिन आ जाता है। मेलानिन रिलीज होगा तो ज्यादा पिगमेंटेशन होगी, यानी ज्यादा बॉडी का कलर डार्क होगा। हीमोग्लोबिन जितनी ज्यादा होगी आपको पता है रेडिश पिंकिश कलर आता है। आयरन फ्री पिगमेंट बिलीरुबिन जितनी ज्यादा होगी बनने कलर जो है वो जर्द रंग का या येलोइश कलर में आ जाता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसमें हेमोसिड्रीन आ जाती है, अगर हेमोसिड्रीन भी होती है तो उससे भी पिंकिश कलर आता है। लाइपोफ्यूसिन जो है वो हमारे पास अगर जितनी ज्यादा होती है अमाउंट में उतना ही ज्यादा वो हमारी बॉडी को एक कलर देती है, ठीक है। अब लाइपोफ्यूसिन का अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, लाइपोफ्यूसिन क्या होता है, ये हमारे पास एज पिगमेंट है। देखिए ब्राउन येलो इलेक्ट्रोड डेंस मटेरियल होता है जो कि बेसिकली लाइसोसोम के अंदर मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर या कार्डिक मायोसाइट्स के अंदर होता है। एज पिगमेंट आप इसे कह सकते हैं। कलर आप इसका याद रख सकते हैं बस, ब्राउन येलो, ठीक है। ब्राउन येलो कलर का होता है और एज पिगमेंट है ये एक आपके पास, ठीक है। इसके अंदर लिपिड्स के रेजिड्यूज होते हैं मोस्टली। और ये जो वियर एंड टीयर होता है पिगमेंटेशन का लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट मसल्स के अंदर, रेटिना के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर, लाइपोफिसिन उसके उससे जो है ना वो रिलेटेड होता है, ठीक है। लाइपोफिसिन का दूसरा नाम आपके पास एज पिगमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर मोस्टली सेकेंडरी लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आपको पता है ना जो डाइजेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली मसल डिजनरेशन, एज रिलेटेड जो मसल डिजनरेशन होती है उससे रिलेटेड होता है। लाइपोफिसिन आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये एंडोजीनियस पिगमेंट्स है सारे, ठीक है। एक्सोजीनियस पिगमेंट्स भी हो गए हमारे पास। अब उन्होंने एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ जो कि आपको सिर्फ इसमें से ना टर्म्स आती हैं एमसीक्यूज में। जैसे हमने पढ़ा इनहेलेशन, ये सबसे पहले आपने इनहेलेशन पढ़ा।
कि कार्बन को अगर आप ज़्यादा इनहेल कर जाते हो तो उसकी वजह से कंडीशन होती है कोल डस्ट प्रोड्यूस लीचिंग ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा कॉल्ड एंथ्राकोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जिसमें बहुत दफा आई हुई है। एंथ्राकोसिस क्या होता है, न्यूमोकोनोसिस क्या होता है। न्यूमोकोनोसिस होता है जब आपकी लंग को ना डैमेज होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर लंग डैमेज होना शुरू हो गया तो हम कहते हैं न्यूमोकोनोसिस। अगर सिर्फ इनहेल किया है लंग पल्मोनरी पैरेन्काइमा के अंदर तो उसे हम कहते हैं एंथ्राकोसिस, ठीक है। एंथ्राकोसिस, न्यूमोकोनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंजेक्शन में देखिए आपके पास हमने पढ़ा था बीटा कैरोटीन यानी कैरेट्स वगैरह हमने पढ़ा ना, ज्यादा लें तो उसकी वजह से येलोइश रेड स्किन हो जाती है कैरोटीन की वजह से। इसके अलावा अगर आप लेड वगैरह सिल्वर वगैरह ज्यादा लेते हैं तो आपके जो गम्स होते हैं उनके ऊपर ब्लू लाइन अपीयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इंजेक्शन की प्रॉब्लम्स है। फिर हमने इंजेक्शन में टैटूइंग पढ़ा था। टैटूइंग मतलब अगर आप इंजेक्शन वगैरह के थ्रू टैटूज बनवाते हो अपनी आर्म के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, तो वो भी एक पिगमेंटेशन की टाइप है। उसके बाद हमने एंडोजीनस में मेलानिन पढ़ा। मेलानिन मैंने आपको डिटेल में बताया कि मेलानिन हमारे पास एक ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है, मेलानोसाइट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और टायरोसिनेज टायरोसिनेज जब कैटालाइज करता है इसको, ठीक है, तो वो टायरोसिन से डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानाइन में कन्वर्ट हो जाता है। मेलानिन दोबारा उन्होंने कहा कि वो मेलानोसाइट से प्रोड्यूस होता है। मेलानिन हमारे पास एक्ट एज स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। मतलब वैसे हम मेलानिन हमारी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा होता है हमारे पास यूवी रेडिएशन जो होती हैं वो नहीं आती हैं, ठीक है। मेलानिन हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। और कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि जी रिलीज होता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। ये इनहिबिट रिएक्शन रखता है, यानी कॉर्टिसोल हार्मोन जितना ज्यादा होगा मेलानिन उतना कम होगा, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन का कह लो कि इनहिबिटरी एक्शन होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल पिगमेंटेशन इन मेल के लिए, वाइल एस्ट्रोजन इंक्रीज द पिगमेंटेशन व्हेन गिवन सिस्टमैटिकली सच एज इन वुमेन। यानी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से पिगमेंटेशन आती है और वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है जब भी पिगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास मेलानिन का थोड़ा सा जो है ना वो मैंने ओवरव्यू ज्यादा थोड़ी डिटेल में बता दिया मैंने आपको। उसके बाद जी हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में ये हमारे पास मेलानिन को उन्होंने डिस्कस किया है। मेलानिन के आगे वाला जो हीमोग्लोबिन वगैरह ना वो शायद उन्होंने तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन वगैरह उन्होंने नेक्स्ट पेज पे दिए हैं। अंदर ही उन्होंने एक टॉपिक शुरू कर लिया हाइपर पिगमेंटेशन का, ठीक है। इसके नोट बनाएंगे तो ये आपको ज्यादा थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि अंदर ही उन्होंने कोई सेकंड टॉपिक जो होता है ना वो मोस्टली स्टार्ट किया होता है। अभी देखें हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में मतलब कुछ इस तरह की डिजीजेज होती हैं जिसमें हमारी बॉडी के अंदर एक्सोजीनियस में ही एंडोजीनियस में ही आएंगी, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे एडिसन डिजीज है। एडिसन डिजीज में हमारे पास क्या होता है, जब आपके एड्रीनल ग्लैंड होते हैं वो एड्रीनल कंट्रोल बंद कर देते हैं, उनका एड्रीनल कंट्रोल खत्म हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से एडिसन डिजीज हो सकती है। एडिसन डिजीज में एड्रीनल कॉर्टिसोल जो होता है हमारे पास मोस्टली, ठीक है, बिकॉज कॉर्टिसोल इनहिबिट एसीटीएच एंड एमएसएच। तो यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। जब इसकी सिक्रेशंस जो होती है वो अनअपोज्ड होती है, बंद हो जाती है, तो पिगमेंटेशन जो होती है आपकी बॉडी के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली एडिसन डिजीज के अंदर जो है वो होता है। अगर आपको सिंपल कह लो कि कॉन्सेप्ट चाहिए कि एडिसन डिजीज जो है हमारे पास क्या होती है, एडिसन डिजीज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि एडिसन डिजीज आपके पास एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। जब आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन नहीं बना पा रही, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड जो है ना बहुत थोड़ा कॉर्टिसोल बनाते हैं। एड्रीनल कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है वो बहुत थोड़ा होता है, और एल्डोस्टिरोन वगैरह जो होते हैं वो बहुत थोड़ा रिलीज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से एडिसन डिजीज जो है वो आपको हो सकती है। इसमें फटीग आ जाती है, लेथार्जी है, मसल वीकनेस है, ठीक है। तो आपको जब भी पता होना चाहिए कि एडिसन डिजीज हमारे पास की होती है कंडीशन जिसमें एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वो कॉर्टिसोल एंडोस्टिरोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, यानी एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर गए हैं, प्रोड्यूस थोड़ा कर रहे हैं, उसकी वजह से एडिसन डिजीज आपको हो सकती है, ठीक है। तो एडिसन डिजीज हमारे पास होगी सबसे पहले। और एडिसन डिजीज के अंदर हमारे पास बेसिकली पिगमेंटेशन होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि एडिसन डिजीज में कॉर्टिसोल तो बनता नहीं है। कॉर्टिसोल नहीं बनता तो फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनता। जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनता तो फिर हमारे पास क्या होता है, मोस्टली मोस्टली एसीटीएच और एमएसएच प्रोसेस अनअपोज्ड हो जाता है। और उसकी वजह से हमारे पास सॉरी, जब हमारे पास कॉर्टिसोल नहीं बनता तो कॉर्टिसोल ने इनहिबिट करना था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। तो कॉर्टिसोल तो बन नहीं रहा, इसका मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कोई भी इनहिबिट नहीं करेगा, मेलानोसाइट बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा, और मेलानोसाइट के ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होगी। समझ आई इस बात की?
हमने पढ़ा एडिसन डिजीज को। एडिसन डिजीज में हमने पढ़ा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसने एड्रिनल हार्मोन बनाना बंद कर दिए। ठीक है, पहली बात, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे, यानी एड्रिनल कोर्टिसोल वगैरह जो है वो बनना बंद हो गया है। एड्रिनल कोर्टिसोल का फंक्शन ये था कि उसने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है वो कम करवाना होता है। ठीक है, कम करवाना होता है, उसको इनहिबिट करवाना होता है। तो अब हमारे पास जब कोर्टिसोल नहीं बन रहा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा, तो सॉरी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिट नहीं होगा, तो मतलब मेलानोसाइट्स बहुत ज्यादा तादाद में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से आपकी स्किन का कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन की स्टेज आ जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके पास पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, निपल्स की, जेनिटेलिया की, क्योंकि एस्ट्रोजन की सिक्रेशन ज्यादा हो रही होती है। तो हमने पढ़ा कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जितना ज्यादा सिक्रेट होता है उतनी ही ज्यादा पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा जब आप आर्सेनिक की पॉइजनिंग कर लेते हो तब भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है। हीमोक्रोमाटोसिस क्या होता है कि जब जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन थी वो ज्यादा ले लेते हो तभी आपके पास ज्यादा जो है वो पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो थर्ड चीज है क्लोरोक्रोमाजीन, उसको भी हम देखते हैं। क्लोरोप्रोमाजीन हमारे पास क्या कंडीशन होती है, क्लोरोप्रोमाजीन की अगर आपके पास ज्यादा कह लो कि अकोमुलेशन हो गया, टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन होती है जो कि हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि शिजोफ्रेनिया वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आप ये मेडिसिन ज्यादा लेते हो क्लोरोप्रोमाजीन जो कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हम यूज करते हैं, तो अगर आप ये ज्यादा लेते हो तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या जी, फोकल हाइपर पिगमेंटेशन। अब ऊपर हमने कौन सी पिगमेंटेशन की टाइप पढ़ी थी, जो थी हाइपर पिगमेंटेशन जो कि जनरलाइज थी। ठीक है, जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी के अंदर थी, उसमें एडिसन डिजीज हमने पढ़ी। और इसके अलावा आपने ये चीजें पढ़ी, प्रेगनेंसी है, आर्सेनिक पॉइजनिंग है, हीमोक्रोमाटोसिस है, क्लोरोब्रोमाजीन है। अब आपके पास फोकल है, फोकल का मतलब होता है सिर्फ एक एरिया के ऊपर। ठीक है, जैसे फ्रैकल्स है ना, तो एरिया ऑफ डीपिगमेंटेशन आर प्रेजेंट एट बर्थ ड्यू टू सम इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। फ्रैकल्स मतलब छोटे छोटे ना वो होते हैं, कह लो कि दाने दाने से प्रेजेंट होते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जो कि सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे होते हैं। अगर मैं आपको फ्रैकल्स दिखा दूं, फ्रैकल्स आपके पास ना आपने देखे भी होंगे अक्सर लोगों के फेस के ऊपर होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा फ्रैकल्स। इस तरह के फ्रैकल्स होते हैं, ये आपने देखे होंगे अक्सर। ये छोटे छोटे से ना दाने नहीं होते, असल में बस पिगमेंटेशन होती है जो कि ना पूरी बॉडी, पूरे फेस के ऊपर होती है बेसिकली, इसे हम कहते हैं फ्रैकल्स। ठीक है, तो फ्रैकल्स आपके पास ये चीज आ जाती है, फ्रैकल्स जो है फोकल हाइपर पिगमेंटेशन की टाइप है। इसके अलावा आपके पास आता है कैफ्यूलेट स्पॉट्स। कैफ्यूलेट स्पॉट्स हमारे पास क्या होता है, लार्ज पिगमेंटेड पैचेस होते हैं। ठीक है, जो कि इंसान की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं कैफ्यूलेट्स स्पॉट्स। ठीक है, लार्ज पैचेस होते हैं, आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं कि लार्ज, अगर आपके पास पैचेस हैं आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, तो उसको हम इसका नाम देंगे। ठीक है, कैफ्यूलेट स्पॉट्स। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ताकि पिक्चर से ना फिर अच्छा याद रहता है। ये देखें, जैसे इस तरह के ना बड़ा बड़ा पैच होता है, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, एक बड़ा पैच है, इस तरह के पैचेस होते हैं, इसे कहते हैं कैफ्यूलेट स्पॉट्स। ये देखें, ये पैच है एक। ठीक है, ये डिफरेंट पैचेस होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, इसे हम कहते हैं कैफ्यूलेट स्पॉट्स। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें, ये हमारे पास पिगमेंटेशन की एग्जांपल में है। इसके बाद है प्यूर्स जेगलर्स सिंड्रोम। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस है, इसको हम दूसरे नाम ये कहते हैं। इसमें कहता है मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं स्टमक के इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ब्राउनिश पिगमेंटेशन आपकी माउथ और लिप्स के अंदर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं प्यूर्स जेगलर सिंड्रोम। और चौथे लेंटिगो सिनेलिस है, ये भी मल्टीपल स्मूथ लिवर स्पॉट्स होते हैं जो कि हैंड्स के ऊपर, फेस के ऊपर, नेक के ऊपर आपको जो है वो मोस्टली नजर आते हैं। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं लेंटिगो सिनेलिस। ठीक है, लेंटिगो सिनेलिस, ये सारी चीजें इस तरह की है जो आपने ना एक दफा जरूर इनको देखना है, ताकि आप देखेंगे तो आपको ये जो है वो याद रहेंगे, लेंटिगो सिनेलिस। देखने से ज्यादा जो है ना वो याद रहती हैं, और चीजें यही हैं। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा ताकि आपको ये भी याद रहे, ये लेंटिगोस एनालिसिस तरह का होता है।
ठीक है, ये इस तरह से आपकी पिगमेंटेशन अपीयर होती है। डिफरेंट है ये सारी पिगमेंटेशन की ही टाइप, लेकिन ये है कि डिफरेंट तरह से अपीयर होती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे अपीयर होंगी। मोस्टली देखेंगे हैंड्स के ऊपर है, ठीक है, लेंटिकोस्नेलिस मोस्टली देखें हैंड्स के ऊपर है, इनका साइज का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। ये आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन है जो कि फोकल हाइपर पिगमेंटेशन है। ठीक है, ये हमने हाइपर पिगमेंटेशन को पढ़ लिया। अब हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है। हाइपर पिगमेंटेशन भी जनरलाइज्ड हो सकती है, फोकल हो सकती है। जनरलाइज मतलब एल्बिनिज्म, जैसे आपने एल्बिनोज देखे होंगे, इनकी स्किन सारी वाइट होती है, हेयर भी वाइट होते हैं। ठीक है, जिस सिर्फ आईज होती है ना वो ग्रे होती हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी मेलानोसाइट्स का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, मेलानिन हार्मोन बहुत कम होता है, जेनेटिकली भी हो सकता है वैसे भी। ठीक है, और हो सकता है मेलानिन की सिक्रीशन ही ना हो रही हो, उसकी वजह से मेलानिन कम हो जाता है और इंसान का कलर सारा वाइट हो जाता है। ये एक डिजीज होती है एल्बिनिज्म। फोकल हाइपरपिगमेंटेशन यानी बहुत कम जो है वो पिगमेंटेशन हो रही है, जैसे कि ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा एक कंडीशन होती है जिसमें वाइट पैची एरियाज होते हैं। ठीक है, बर्थ के ऊपर वाइट पैची एरियाज होते हैं डीपिगमेंटेशन के, ड्यू टू सम इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। और उसके बाद विटिलिगो है। ठीक है, विटिलिगो में आपके पास क्या है, दी शार्प डिफाइंड एरियाज ऑफ डीपिगमेंटेशन होते हैं, जो कि ये भी मेलानोसाइट्स की एब्सेंट की वजह से ही होते हैं। हम ऐसा करते हैं, विटिलिगो एक दफा देख लेते हैं ताकि ये कंडीशन भी आपको याद रहे। ठीक है, विटिलिगो की कंडीशन जो होती है वो आपके पास वाइट पैची एरियाज होते हैं। आपने अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी से इफेक्ट है, ये देखें, ये हमारे पास विटिलिगो इस तरह के वाइट वाइट एरियाज होते हैं ना, मतलब कंडीशन सारी होती है, स्किन ठीक होती है लेकिन अंदर अंदर वाइट वाइट एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ये हाइपो पिगमेंटेशन की एग्जांपल होती है। हाइपर भी पढ़ लिया हमने और हाइपो पिगमेंटेशन भी जो है वो हमने पढ़ लिया। जब से अब आपने मुझे जरा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना है। यहाँ हमारे पास ये जो है ना हीमोग्लोबिन ड्राइव पिगमेंट्स, यानी कुछ हीमोग्लोबिन से पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो डिराइव होते हैं। जैसे कुछ के अंदर आयरन होता है, कुछ के अंदर आयरन नहीं होता। ये एमसीक्यूज लास्ट टाइम पे आया था कि जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो फिर उन्होंने को बताया गया था कि हीमोसिड्रिन आपके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और हीमोसिड्रिन देखो, हीमोसिड्रिन इज अ गोल्डन येलो टू ब्राउन ग्रैनुलर, यानी इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और ये बनता कब है, जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, जब टिश्यू के अंदर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी तब आपके पास हीमोसिड्रिन बनेगा। ठीक है, अगर तो आयरन की आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो उसे कहते हैं हीमोसिड्रोसिस। ठीक है, ये टर्म जरूर याद रखनी है। इसके अलावा एक्सेस आयरन जो होता है वो आपकी मैक्रोफेजेस के अंदर, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर अकोमुलेट हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरिटिन की फॉर्म में या हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। ठीक है, और जब ये ज्यादा स्टोर होना शुरू होता है आयरन की एक्सेसिव अमाउंट में स्टोरेज की वजह से सेल की नेक्रोसिस भी हो सकती है, मतलब आयरन ज्यादा अमाउंट में भी आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमने आयरन कंटेनिंग पिगमेंट में हीमोसिड्रिन पढ़ा जिसमें आयरन की अमाउंट ज्यादा हो जानी है। ये गोल्डन येलो टू ब्राउन ग्रैनुलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। बनता कब है, जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है टिश्यू के अंदर। ठीक है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। आयरन जो होता है एक्सेसिव अमाउंट में फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है या हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर होता है, और ये सेल की नेक्रोसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद लोकल हीमोसिड्रोसिस भी हो सकती है। हीमोसिड्रोसिस भी दो तरह की होती है, एक तो लोकल हीमोसिड्रोसिस होती है जिस तरह के मतलब कुछ कॉमन साइट्स के ऊपर, यानी जहाँ पे भी हेमरेज हुआ होगा, ठीक है, ब्लीडिंग हुई होगी, वहां पे हीमोग्लोबिन की अमाउंट जो है ना, हीमोग्लोबिन टूटेगा और आयरन जो है वो कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम कहते हैं लोकल हीमोसिड्रोसिस। कहीं पे भी रप्चर हुआ, हेमरेज हुआ, ब्लीडिंग हुई, वहां पे हीमोग्लोबिन स्टोर हो गया, जैसे कि हीमाटोमा बनता है अक्सर। ठीक है, कोई भी ब्लीडिंग पॉइंट जहाँ पे ब्लड स्टोर हुआ हो। हिमरेजिक इन्फार्क्ट हो सकते हैं। पल्मोनरी हेमोसिड्रोसिस ड्यू टू द स्मॉल हेमरेज, अगर लंग्स के अंदर कोई छोटा सा पॉइंट जहाँ ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी हेमोसिड्रोसिस। लंग के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पल्मोनरी हेमोसिड्रोसिस। तो हमने पढ़ लिया कि हेमोसिड्रिन है, हेमोसिड्रिन का मतलब ये है कि जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है वो ज्यादा बन रहा है, वो ज्यादा स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसको हम हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। टर्म को हीमोसिड्रोसिस कहीं पे भी हो सकती है, हीमाटोमा की पॉइंट पे, इन्फार्क्ट के पॉइंट पे, लंग्स में भी हो सकती है। ठीक है, ये लोकल हीमोसिड्रोसिस थी। अगर जनरलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस की बात करें, यानी अगर पूरी बॉडी जो है उसके अंदर हमारे पास आयरन की अमाउंट ज्यादा हो रही है, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट हो रही है आयरन की, तो वो क्या होगी, जब बॉडी के अंदर ज्यादा होती है ना तो वो मैक्रोफेजेस वगैरह में स्टोर होना शुरू हो जाती है, बोन मैरो में, लीवर में, स्प्लीन में। अगर यहाँ पे आयरन के जो कंटेंट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जब इनकी ओवरलोडिंग हो जाती है आयरन की, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में आयरन जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन
की वजह से बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। अगर आपकी आयरन की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ऑर्गन का डैमेज हो गया तो उस टर्म को हम कहते हैं हीमोक्रोमाटोसिस। ठीक है, आपने 3 तरह की टर्म्स पढ़ी है यहाँ पे। एक हीमोसिड्रीन पढ़ी है। हीमोसिड्रीन कहते हैं कि अगर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो है वो ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर एक्सेसिव अमाउंट में आयरन ही बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया है, इसे हम कहते हैं हीमोसिड्रोसिस। ठीक है, हीमोसिड्रोसिस के बाद हमने टर्म पढ़ी है हीमोक्रोमाटोसिस। अगर आयरन के स्टोर ज्यादा होने की वजह से ऑर्गन का डैमेज हो गया तो उसको हम कहते हैं हीमोक्रोमाटोसिस। ठीक है, हीमोक्रोमाटोसिस को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि हीमोक्रोमाटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव accumulation of body iron, most of which is deposited in the heart, liver and pancreas। ठीक है, ज्यादातर हार्ट में, लीवर में, पैंक्रियाज में स्टोर होता है। उन्होंने आके बता दिया है कि हीमोक्रोमाटोसिस में और हीमोसिड्रोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि जो हीमोसिड्रोसिस होता है वो डज नॉट कॉज ऑर्गन डैमेज। हीमोसिड्रोसिस में ऑर्गन डैमेज नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ आयरन का ओवरलोड होता है। जबकि हीमोक्रोमाटोसिस में क्या होता है, ऑर्गन डैमेज भी होता है और एक्सेसिव आयरन का ओवरलोड भी होता है। ये दो हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं हीमोक्रोमाटोसिस में और हीमोसिड्रोसिस में। ठीक है जी, उसके बाद लिवर फाइब्रोसिस, हार्ट फेलियर, डायबिटीज मेलाइटिस, ये हीमोक्रोमाटोसिस के नतीजे में होता है। हीमोक्रोमाटोसिस की कॉजेज में उन्होंने कहा कि पहले हमने बता दिए, जो इसकी कॉजेज हैं वही सेम इसकी कॉजेज हो सकती हैं। तो यहाँ पे ना उन्होंने कुछ हीमोक्रोमाटोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई हुई है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर हीमोक्रोमाटोसिस हो जाए तो उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। हार्ट के अंदर हो जाए तो कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट के मसल्स खराब हो सकते हैं। लिवर के अंदर हो जाए तो सिरोसिस, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एडिसन डिजीज, पैंक्रियाज के अंदर डायबिटीज, टेस्टिस के अंदर हो जाए तो टेस्टिकुलर एट्रोफी, स्किन के अंदर हो जाए तो वहां पे पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो बिल्कुल लास्ट हमारी टर्म है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन आपको पता है क्या आता है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि एक आयरन फ्री, आयरन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, आयरन फ्री येलो पिगमेंट होता है जो कि बनता कब है, जब हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, कहाँ भी बनता है, स्प्लीन के अंदर बनता है, लीवर के अंदर बनता है और बोन मैरो के अंदर बनता है। अगर हमारे पास बिलीरुबिन की अमाउंट बॉडी के अंदर एक्सेसिव हो जाए तो उसकी वजह से येलोइश पिगमेंटेशन जो है वो बॉडी की स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, जॉन्डिस यानी यरकान जिसे हम उर्दू में जैसे यरकान बोलते हैं, तो वो जॉन्डिस की कंडीशन जो होती है वो बॉडी के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब भी आपके पास बिलीरुबिन की अमाउंट जो है वो ज्यादा होनी शुरू होगी। तो हमने अभी भी क्या पढ़ा, हाइपोपिगमेंटेशन, उसमें हमने जनरलाइज हाइपोपिगमेंटेशन, सॉरी हाइपर से हमने स्टार्ट किया था अपना काम। ठीक है, एक छोटा सा वो भी कर लेते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर हमने जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन पढ़ी और फोकल हाइपर पिगमेंटेशन। जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर हमने एडिसन डिजीज पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फोकल हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर फ्रैकल, कैफ्युलेट स्पोर्स, प्यूर्स जेगर सिंड्रोम और लेंटिको सिनालिस पढ़ लिया। उसके बाद आपने हाइपोपिगमेंटेशन पढ़ी, उसमें भी जनरलाइज्ड और फोकल थे। जनरलाइज में आपने एल्बिनिज्म पढ़ी और फोकल में आपने लीकोडर्मा पढ़ा और विटिलिगो पढ़ा, विटिलिगो पढ़ लिया। उसके बाद हमने कुछ हीमोग्लोबिन डिराइव्ड पिगमेंट पढ़े, जिसमें आयरन हो सकता है, आयरन नहीं हो सकता। जिसमें आयरन होता है वो हीमोसिड्रिन था और जिसमें आयरन नहीं होता वो बिलिरुबिन था। हीमोसिड्रिन भी दो तरह से हमने पढ़ा, लोकल हीमोसिड्रोसिस और फोकल या जनरलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस होता है जो। ठीक है, लोकल हीमोसिड्रोसिस हमने पढ़ा कि कहाँ पे होता है, लंग्स पे हो सकता है, कोई भी हेमरेजिक इन्फार्क्ट है वहां पे हो सकता है। जनरलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस हमने पढ़ा बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन में मोस्टली होता है। हीमोक्रोमाटोसिस क्या होता है, अगर आयरन की ओवरलोड होने की वजह से ऑर्गन डैमेज हो गया उसे हम हीमोक्रोमाटोसिस कहते हैं। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली। बिलिरुबिन क्या होता है, इसके अंदर आयरन तो नहीं होता। ठीक है, आयरन फ्री येलो पिगमेंट होता है और बनता कब है, जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में बिलिरुबिन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास जॉन्डिस की कंडीशन कॉज करता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट हम इसको यहीं पे जो है ना वो क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है वो इनफ है।